भारतीय पुलिस सेवा के एक अफसर ने तय किया है कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों को ऊर्जीकृत करेंगे। जो सुसुप्त भावनाएं उनके मन में है कि हम बड़े अफसर नहीं बन सकते, हम बड़ी बड़ी परीक्षाओं को क्वालिफाई नहीं कर सकते, उन्हें हम बताएंगे। एक काउंसलर की दृष्टि से हमारा महत्वपूर्ण योगदान होगा। हम इस समय भारतीय पुलिस सेवा के अफसर, वर्तमान में अपर पुलिस कमिश्नर, और यह पद नाम डीआईजी का है, श्री सुभाष चंद्र दुबे जी के साथ। शुभकामना आपको हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद भाई साहब। आपने तय किया है कि हम बच्चों को ऊर्जीकृत करेंगे, पढ़ाएंगे, और आप गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं, इतिहास के, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, जेआरएफ और नेट भी क्वालिफाई किया। मूल रूप से तो आपकी इच्छा रही होगी कि हम टीचर बने और बच्चों को पढ़ाएं। जी आपने सही कहा। मेरा जो बैकग्राउंड है वो शिक्षक का ही है। मैं भारतीय पुलिस सेवा में आने के पहले केंद्रीय विद्यालय में इतिहास के प्रवक्ता के रूप में भी, हालांकि बहुत अल्पावधि रही, 2 माह केवल कार्यरत रहा हूँ। उसके पश्चात इस सर्विस में चयन हो गया। उसके पहले रिसर्च स्टूडेंट के रूप में जेआरएफ फेलोशिप प्राप्त करते हुए इतिहास विषय से मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शोधरत था। और इसमें भी एक अच्छी बात रही थी कि जब मैं केवल पीजी 1 ही साल किया था, यानी इतिहास का एमए मेरा फर्स्ट ईयर पूरा हुआ था दिसंबर 2002 में, तभी मुझे जेआरएफ फेलोशिप मिल गई। ऐसा बहुत कम मौका होता है कि एमए मेरा दिसंबर 3 में जाकर मई 2003 में पूरा हुआ और जेआरएफ फेलोशिप मुझे दिसंबर 2 में मिल गई। यानी 1 साल रहने के बाद फिर मुझे अगले साल 55% पूरा करने के बाद एमए में, तब जाकर के फेलोशिप व्यवहार में मिलना शुरू हुई। अवार्ड पहले ही हो गई। तो मैं हृदय से अपने को अभी भी शिक्षक के रूप में ही पाता हूँ। इसके पीछे मुझे कुछ ऐसा लगता है कि हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं। सबसे ज़्यादा माँ बाप के पश्चात अगर किसी का हम लोगों के जीवन पर प्रभाव रहा है तो गुरुजनों का रहा है। क्योंकि या तो हम लोग घर पर होते थे, या जब विद्यालय जाते थे, प्राइमरी के स्टूडेंट थे, या उसके बाद जैसे जैसे पढ़े, इंटर तक गांव से पढ़े, तो माँ बाप के पश्चात गुरुजनों का ही ज़्यादा प्रभाव रहा और उन्हीं का रुतबा देखा ज़्यादा। कभी कभार या ज़्यादातर मतलब शुरुआत में पिटे पिटाए भी हम लोग, जो उस समय मुर्गा भी बने थे कभी। हाँ, सब इसमें कोई दो राय नहीं। उस समय गुरुजन जो भी उनकी अपनी कहिए दंड देने की विधा थी, उन सारी विधाओं से हम लोग प्राइमरी में गुजरे। मुझे लगता है कि जैसे सोना तपकर कुंदन बनता है, जैसे पीट पीट कर मिट्टी को कुंभकार अंत में एक घड़े का स्वरूप देता है, तो गुरुजन भी हम सभी के जीवन में वैसी ही भूमिका निभाते हैं। जैसा बहुत पहले वो कहा भी गया है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, बाहर हाथ सवार दे, अंदर हाथ सवार दे, और बाहर बाहे चोट। तो गुरुजनों की भूमिका अब समझ में आती है कि शायद हम लोग जहाँ पर हैं वो गुरुजनों के शायद उन्हीं प्रयास के साथ साथ माँ बाप का आशीर्वाद, भगवान की कृपा, लेकिन इसमें गुरुजनों का बहुत महान योगदान रहा है। सुभाष जी, क्या यह नहीं लगता कि जिस तरह से होता था, पिटाई होती थी, ऐसे हाथ करते थे, फिर ये हाथ बढ़ाते थे, डंडा पीठ पर जाता था, अब वह चीज़ें आपराधिकृत हैं, बच्चों को आग भी नहीं तरेरा जा सकता, और अगर ऐसी शिकायत आएगी तो अपराध दर्ज कराएंगे आप। तो क्या यह नहीं लगता कि जैसे उत्साह वर्धन करके उन्हें बहुत आगे तक ले जाया जा सकता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरा मानना है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि जनरेशन गैप, तो पीढ़ी दर पीढ़ी देश काल संस्कृति के हिसाब से परिस्थितियां भी बदलती हैं। चाहे वो आर्थिक परिस्थितियां हो, सांस्कृतिक परिस्थितियां हो, शैक्षिक या सामाजिक परिस्थितियां हो, या वैज्ञानिक परिस्थितियां हो। एक दशक के बाद अगर जब हम पिछले दशक का मूल्यांकन कभी भी कंपैरेटिव करें तो उनमें एक मतलब आमूलचूल परिवर्तन आ जाता है। तो जो आपने कहा, अब आज की डेट में मेरा मानना है कि बच्चों को, आज की युवा पीढ़ी को हम लोगों से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल के सभी बच्चे वो मोबाइल हाथ में ही लेकर के, जैसे लगता है कि जन्म के पश्चात
वो मोबाइल के साथ ही मतलब लगातार पले बढ़े हैं। तो हालांकि बहुत अच्छी बात कुछ मामलों में मैं नहीं मानता, लेकिन इसका एक जो सकारात्मक पक्ष है कि वो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं से हम लोगों की तुलना में ज़्यादा जानते हैं। जैसे हम लोग जब सिविल सर्विस में आए उसके पहले कंप्यूटर से वैसे ही सामना नहीं था, जैसे मस कागज़ छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ वाली स्थिति थी। तो पहली बार जब कंप्यूटर पर काम करने की स्थिति आई तो बड़ा असहज महसूस करते थे, और आज भी कंपैरेटिवली मेरा मानना है कि उतना सहज नहीं हो पाते हैं हम लोग इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स। तो जो शुरू से ही बच्चा टेक्नोलॉजी वगैरह प्रो टेक्नोलॉजी मतलब कहें हम, उसका एक विकास हुआ है, उस रूप में उस परिवेश में पला बढ़ा है, तो वो कंपैरेटिवली बहुत विषयों की जानकारी के ज़्यादा सोर्स रखता है, ज़्यादा चीज़ें सीख सकता है। अब ये अलग बात है वो चीज़ें दुधारी तलवार है, अच्छी भी हैं बुरी भी हैं। कोशिशें होनी चाहिए परिजनों की या जो गार्जियंस हैं कि वो अच्छी चीज़ों के लिए यही से मोटिवेट करें, उचित अनुचित में भेद बताएं। लेकिन अब वो मार पिटाई वाला ज़माना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही है। आप प्यार से दुलार से और उनको मोटिवेट करके कि यू कैन डू एवरीथिंग, आप सब कुछ कर सकते हो, इस प्रकार से प्रोत्साहित करके जैसे वो सीखना चाहें, जिस रूप में वो इंटरेस्ट के साथ सीखना चाहें, उस चीज़ को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सुभाष जी तमाम सोशल साइट्स पर हैं और लगातार सक्रिय रहते हैं, और राष्ट्रहित में हमारा योगदान कैसे होगा, तमाम जिलों में कप्तानी किया इन्होंने, सोनभद्र से लेकर के सहारनपुर, गाजीपुर से लेकर के आगरा तक एसएसपी, एसपी और डीआईजी के रूप में वर्तमान में हैं। बात चल रही है बच्चों को प्रोत्साहित करके अग्रिम पंक्ति में कैसे लाया जाए, मूल धारा में कैसे जोड़ा जाए, जिनके भीतर सुसुप्त भाव हैं उनको कैसे ख़त्म किया जाए। तो आपका यूट्यूब चैनल भी है, किस नाम से? देखिए, मैं इसके पीछे थोड़ा एक रोचक प्रसंग बताना चाहूँगा कि सोशल साइट्स जो भी हैं, फेसबुक पे हम लोग लगभग 10 साल हो गए होंगे जब फेसबुक पे आए थे। उसके बाद फेसबुक पेज बना, और जो पहले की आईडी थी वो मिला करके लगभग फेसबुक पे 3.5 लाख लोग लगभग, और ट्विटर पर मैं अभी पिछले साल ही आया था, उस पर लगभग 84,000 लोग उसमें फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी, और दोनों जो पेज के अलावा जो साइट है उस पर अतिरिक्त भी लोग फॉलो कर रहे हैं। सब मिला के लगभग 4 से 5 लाख के बीच में जो लोग फॉलो करते हैं। बहुत सारे इनबॉक्स में या कमेंट बॉक्स में ऐसे मैसेज प्राप्त होते हैं, कोई गाइडेंस चाहता है कि हम तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की या यूपीपीसीएस की, पुलिस भर्ती की, बैंकिंग की, रेलवे की, इसके बारे में कुछ मार्गदर्शन करें। हम सब लोग चाहते हैं, चूँकि बहुत एक सामान्य किसान परिवार से आते हैं, एक बिल्कुल कह सकते हो साधारण सी पृष्ठभूमि जो हम लोगों की रही है, जिसमें कोई सोच नहीं सकता था कि यहाँ पर आएंगे, तो परिवेश हम भी अपना वैसे ही पाते हैं। हम तो शायद किसी से इतना भी पूछने की हिम्मत उस समय नहीं कर पाते थे जब इलाहाबाद में पढ़ते थे, किसी सीनियर से हमें तैयारी करना चाहते हैं, मार्गदर्शन दे दो। डर ये लगता था कि पता नहीं वो किस बात पे नाराज़ हो जाए, कह दे कि ये कलेक्टर बनने चले हैं, ये IAS IPS बनने चले हैं, मेरा तो अपना हो नहीं रहा है, इनको मैं सिखा दूं। तो मन में ये बात आती थी और हम लोग डर कर पूछ नहीं पाते थे। तो हमें ये लगता है कि चूँकि पृष्ठभूमि वही है, तो हम उनके भावों को समझते हैं, उनकी भावना से अपने को संपृक्त कर पाते हैं, लेकिन चाह करके भी अपनी जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, व्यावसायिक दायित्व हैं, उनके चलते और संख्या में काफ़ी उनके अधिक होने के कारण जो लोग सवाल करते हैं, दोनों कारणों से हम उनको उत्तर नहीं दे सकते। तो मेरे मन में विचार आया कि कोई एक ऐसा कॉमन प्लेटफार्म हो जहाँ पर हम लाइव आकर अपनी बात रखें। उसी क्रम में हमें लगा कि यूट्यूब चैनल ये ज़्यादा मतलब सफल होगा, ठीक होगा, जहाँ से हम अपनी बात अवकाश के दिन में, सप्ताह में रविवारी अवकाश या कभी कोई ऐसा अवकाश मिला, वैसे तो पुलिस में अवकाश होता नहीं, बट फिर भी अगर कभी थोड़ा बहुत समय मिला तो हम लोगों को गाइड कर सकें, उनके मन में जो जिज्ञासाएं हैं उनको बता सकें। तो आपने सवाल किया कि हमारा यूट्यूब चैनल किस नाम से है, मैं वही बताना चाहूँगा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है AIPS सुभाष दुबे के नाम से सर्च करने पर ये पेज मिल जाएगा। ये अभी जस्ट मैं 23 नवंबर को शाम को एंट्री किया हूँ। तो मेरा अपना उद्देश्य यहाँ पर आने का सिर्फ एक है कि
एक तो बहुत सारे लोगों की जो क्वेरीज हैं जो वहाँ उठती हैं उनका एक साथ जवाब दे देना, ताकि हमें अलग से सबको टाइप न करना पड़े। एक मतलब आर्ट साइड का स्टूडेंट होने के कारण और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से प्रो नहीं होने के कारण बोलना मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि एक बार बोल देने पे बहुत सारे लोगों के लिए अलग मैसेज नहीं करना पड़ेगा, और वो संभव है भी नहीं, संख्या ज़्यादा है उनकी। चूँकि दूसरे बहुत सारे मैं देखता हूँ नए बच्चे वो ऐसे भी सवाल करते हैं कि हमें कोई जॉब दिला दीजिए, हमें परेशान चल रहे हैं, कहीं कोई नौकरी की सिफारिश कर दीजिए, फलाओ। तो इस मामले में भी हम उनको गाइड, जहाँ पर उनको मोटिवेट परीक्षा के लिए, अगर कोई परीक्षा की तैयारी करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ इस चैनल का ये भी उद्देश्य होगा कि जो फ्रॉड लोग घूम रहे हैं, अराजक तत्व, असामाजिक तत्व, जो बहुत सारे आप देख रहे होंगे जो भर्ती परीक्षाओं में किसी भी रूप में उनकी शुचिता, पारदर्शिता में सेधमारी का प्रयास करने वाले एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में लोगों को जागरूक करना भी उद्देश्य है, वार्न करना भी उद्देश्य है कि आप ऐसे लोगों के झांसे में ना आएं। किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी भी शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम्स बहुत शुचितापूर्ण और पारदर्शितापूर्ण माहौल में होते हैं। होता ये है जो हमने महसूस किया है कि बहुत सारे लोग ऐसा एक गांव देहात में प्रचलन कर देते हैं कि हमने फला की भर्ती किसी 4th क्लास 3rd क्लास आर्मी, कहीं नीचे के किसी चपरासी में, कहीं भी हमने करा दी। इस कड़ी में वो 10, 20, 25 लोगों को फांसते हैं कि हम आपका करा देंगे। उनमें से 2-4 का अपनी योग्यता के कारण स्वयं हो जाने पर उनको अपना बनाकर प्रचार करते हैं कि हमारे कारण इनका हो गया, और इस प्रकार से इनका एक स्कैंडल बढ़ता जाता है। ऐसे सारे लोगों के खिलाफ जागरूकता लोगों में आवे, लोग सच्चाई समझें। इवन जो सिलेक्ट होते हैं उनके जाल में फंस करके भी वो भी ये जाने कि वो अपनी योग्यता के कारण सिलेक्ट हुए, ना कि उनके जाल में फंसने के कारण। ये लोग जाने और ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स के खिलाफ जागरूक होकर, मुखर होकर स्थानीय पुलिस को सूचना दें। लोकल जो उनके इर्द गिर्द पुलिस थाने हैं, पुलिस ऑफिस है, समाज के संभ्रांत नागरिक के रूप में जागरूक, एक मैं कहूँगा राष्ट्रबोध के भाव से अपने दायित्वों के निर्वहन के क्रम में हर आदमी को ये सूचना देनी चाहिए कि जो किसी भी प्रकार से शॉर्टकट से किसी व्यवस्था में प्रवेश करना चाहते हैं और उस सिस्टम की पारदर्शिता या उसकी शुचिता को अपनी तरफ से सेधमारी करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ लोगों को सूचना भी देनी चाहिए। तो ये भी उद्देश्य है कि उन लोगों को भी मैं इसके माध्यम से बता सकूं कि आप ऐसे किसी लोगों के झांसे में ना आएं। आगे मैं 14 ज़िले में पुलिस कप्तान रहा। उन सारे ज़िलों में बहुत सारे ऐसे लोग कनेक्ट रहे हैं, बहुत सारे लोगों से जुड़ाव भी रहा, बहुत सारे कुछ ऐसे रोचक केसेज भी आई हैं उस दौरान रहने के दौरान। तो जो हमारा अपना एक्सपीरियंस रहा है उनको वर्कआउट करने का, या जो जिस ढंग से हम लोगों ने उनको टैकल किया, हैंडल किया, उनके बारे में भी डिटेल में आफ्टर ए टाइम हम इस यूट्यूब चैनल पर अपने शेयर करेंगे लोगों से बातें, ताकि उन एक्सपीरियंस से जो हमारे अपने लर्निंग पॉइंट्स हैं अन्य लोग भी गेन कर सकें, और हमारी जो कहीं मिस्टेक या जो हम कहें कि उस समय हम लोगों से त्रुटियां हुई उनसे भी लेसन ले सकें। क्योंकि हम सभी लोग, मेरा मानना है कि हमेशा सीखते रहते हैं। जीवन ही सीखने का नाम है। सीखने की कोई न तो समय सीमा है, ना उम्र सीमा है। तो इस लर्निंग पॉइंट के क्रम में मैं इस यूट्यूब चैनल को अपने तरीके से स्टूडेंट्स को जागरूक करने, मोटिवेट करने, और इतिहास का भी विद्यार्थी होने के कारण, राजनीति का विद्यार्थी होने के कारण, समाजशास्त्र का भी विद्यार्थी होने के कारण अपने तरीके से मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ लोगों को। अपनी सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति भी मेरा अपना मन कहता है कि जहाँ भी जाएं वहाँ जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, इतिहास का विद्यार्थी हमेशा उसमें इतिहास खोजने लगता है। तो हम प्रयास करेंगे कि उनके बारे में भी जो हम जानते हैं उससे लोगों को अवगत करें। भाई साहब, यूँ कहा जाए कि शैक्षिक वातावरण के आलोक में यह चैनल बहुआयामी और लोकोपयोगी होगा लोगों के लिए, या केवल विद्यार्थियों के लिए ही क्यों, या तो सभी के लिए है? ये कि हमारी ड्यूटी क्या है, नागरिक कर्तव्य क्या है, और फिर पुलिस की ड्यूटी क्या है, तमाम ऐसे। बिल्कुल आपने सही कहा, ये सभी के लिए होगा, और हमारा पूरा प्रयास होगा कि ये इसमें जितने भी हमारे समाज के सभी लोग हैं, हर एज कैटेगरी के लोग और हर मतलब
जाति, वर्ग, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र से परे उठकर सभी लोगों के लिए जो कॉमन चीज़ें हैं, जो सबको जोड़ती हैं, एक धागे में पिरोती हैं, उन चीज़ों को आगे बढ़ाने का हम उद्देश्य अपने इस चैनल के माध्यम से पूरा करना चाहेंगे। भाई साहब, बड़ा खूंखार आपको लोग मानते हैं जहाँ जहाँ आप रहे हैं। इतने सरल ढंग से बात कर रहे हैं, लोग कहेंगे जहाँ जहाँ आपने कप्तानी किया है टूट पड़े हैं आप। ऐसे एक तरह से जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो समाज के लिए काफ़ी दुखद पक्ष हैं उनके लिए। तो एक चीज़ यह भी होगा कि जैसे थाने की पहली सीढ़ी चढ़ने में एक बार आदमी कांपता है, पता नहीं SHO कैसे पेश आएगा, आरक्षी कैसे पेश आएगा। तो हमें लग रहा है कि उनका भी मनोबल बढ़ेगा कि हम तो DIG साहब के साथ जुड़े हैं और उन्होंने ऐसा कहा है कि ऐसे जाइए, ऐसे एप्लीकेशन, यह चीज़ें भी रहेंगी ना। अगर अपराध दर्ज नहीं होता है तो क्या करें। और देखिए, बिल्कुल लोगों से जहां हम अवेयर रहने की अपील करेंगे, लोग किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार के शिकार न हों, उस पर भी हम बात करेंगे। उसी के साथ साथ पुलिस के बारे में बहुत लोगों को जो गलतफहमियां हैं, उनके बारे में भी हम अवेयर करेंगे, उनके बारे में भी हम बताएंगे। मेरा अपना मानना है कि एक पुलिस वाले को कभी भी लेकर आपको ना तटस्थ रहने की आवश्यकता है और ना ही उसको शत्रु समझने की आवश्यकता है। हमें समझना होगा कि दिन रात अगर हमारे लिए कोई चौराहे से लेकर, गली से लेकर किसी भी जगह पर खड़ा मिलता है तो पुलिस वाला मिलता है। हम लाख कोस लें पुलिस वालों को, लेकिन जब हम कभी सुनसान जगह पर होते हैं और अगर वहाँ सायरन गाड़ी का बज गया, पुलिस का हूटर, तो हमारे अंदर आत्मबल आता है। ये आत्मबल बाहर से थोपा नहीं गया है, ये आत्मबल इस बात का प्रतीक है कि हमारा सारा बाह्य जो विरोध है पुलिस के प्रति, वो अंतर्मन के उस आत्मविश्वास के आगे हार जाता है। क्योंकि हमारा अंतर्मन कहता है कि पुलिस का जो दायित्व है वो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम है, यानी जो साधुजन है उनकी रक्षा के लिए और दुष्टों के दमन के लिए। तो पुलिस को लोग इस भाव में समझें, जानें, और पुलिस वालों से भी जो मानवाधिकार है, जो लोगों के अधिकार हैं, जो लोगों से बात व्यवहार करने का तरीका है, उनमें भी आमूल चूल तरीके से क्या सकारात्मक चीज़ें आवें, क्या परिवर्तन हो, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसको हम एक छोटे से उदाहरण से बताना चाहेंगे। एक रिसर्च हम लोगों को NPA में पढ़ाया गया था, बताया गया था, और काफ़ी हद तक वो सही भी है कि पुलिस के बारे में 90% लोगों को व्यवहार की शिकायत होती है। उनके आचरण को लेकर शिकायत होती है कि हम गए और हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। इसका नकारात्मक पक्ष ये है कि हर 10 में से 9 पुलिस वाले के खिलाफ उसके व्यवहार को लेकर शिकायत हुई, 90% का मतलब ही हुआ। एक सकारात्मक पक्ष भी इसका है जिसको मैं देखता हूँ, यानी अगर कोई आम व्यक्ति हमारे पास आया और हमने उससे अच्छे से व्यवहार किया, भले ही उसकी अपनी समस्या, चाहे उसके अपने बच्चों से हो, उसको पड़ोसियों से हो, उसको किसी घटना दुर्घटना का शिकार होने के कारण समस्या आई हो, जो भी स्थिति हो, अगर हमने अच्छे तरीके से उससे बात की, उसकी समस्या सुनी, उसे कूल किया, तो इसका मतलब यह भी है कि पुलिस के बारे में 90% शिकायतें अपने आप कम हो जाएंगी केवल अच्छा व्यवहार करने से, जिसमें इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि हर राय लगे न फिटकरी और रंग भी चोखा होए। व्यवहार अच्छा रखने में हमें कोई अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। तो यानी हमारे 90% आलोचक स्वतः कम हो जाएंगे अगर हम केवल लोगों से अच्छे तरीके से पेश आएं। हम इसको लेकर के भी अपने लोगों को भी मोटिवेट करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे, और इस चैनल के माध्यम से जहां हम नहीं रहे या जिन लोगों के साथ अपने पुलिस में नहीं रहे उनको भी कहेंगे। लेकिन जनमत को भी, आम जनता को भी ये बात हम हमेशा बताएंगे कि हम पुलिस वाले भी जिन स्थितियों में काम करते हैं, हमारी भी स्थिति को समझने की आवश्यकता है। आवश्यकता आपको, अगर रोड पर कोई पुलिस वाला जा रहा है, अगर कोई पुलिसकर्मी अपने वैधानिक दायित्वों का पालन कर रहा है, तो आप उसको समझें। अगर एप्रिसिएट नहीं कर सकते तो प्लीज़ क्रिटिसाइज भी ना करें, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में जो पुलिस का दायित्व है
वो जो भी कानून को तोड़ेगा, किसी भी रूप में किसी लॉ का जो स्टैंडिंग लॉ है उसका वायलेशन करेगा, तो विधि के शासन के अंतर्गत उस कानून की संप्रभुता, उस कानून की सत्ता बरकरार रखने के लिए पुलिस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के रूप में सामने आएगी ही आएगी। तो पुलिस वाला यहाँ स्वतः नहीं आ रहा है। अगर सपोज रोड गड़बड़ है, एक्सीडेंट उसके कारण हुआ, ट्रांसफार्मर जला है उसके कारण एजिटेशन हो रहा है, नहर में पानी नहीं पहुंचा उसके कारण दिक्कत है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पुलिस वाले की अपनी समस्या है, वो समस्या दूसरे विभाग से जुड़ी है। लेकिन आप नाराज हैं दूसरे विभाग से तो पत्थर पुलिस पर फेंकते हैं पहुंचने पे। आपको भी ये समझने की आवश्यकता है कि आप पुलिस पर क्यों पत्थर फेंक रहे हैं। समस्या तो आपको, आपके नहर का पानी नहीं पहुंचा, एक्सीडेंट हुआ क्योंकि रोड खराब थी, हेलमेट नहीं लगाया था, या आप किसी भी प्रकार से आपस में लड़ाई कर लिए दो लोग माँ बाप, तो वहाँ पर आप लार्डर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों के लिए हमेशा पुलिस तो आपके पास हो नहीं सकती। पुलिस का रोल ही तब शुरू हुआ जब ये अपराध घटित हो गया, या दूसरे का कोई काम है जो उन्होंने अच्छे से नहीं किया, वहाँ पर आपने एजिटेशन किया, पुलिस गई। तो मेरा मानना है कि पुलिस को अपना मित्र समझने की आवश्यकता है। किसी भी रूप में, शत्रु तो दूर, आप तटस्थ भी ना हो, मित्र ही समझें। अगर ऐसा नज़रिया केवल लोग चेंज कर लें तो बहुत चीज़ें बदल जाएंगी। जैसे मेरा अपना हमेशा से एक मानना है, मैं हमेशा कहता हूँ, समाज का प्रत्येक व्यक्ति बिना वर्दी का सिपाही है। हमारे और पुलिस वाले के अलावा जो अन्य समाज के लोग हैं, यानी हमारे पुलिस विभाग के और अन्य लोगों में अंतर इतना ही है कि हम लोगों ने यूनिफॉर्म पहन रखी है और आपने नहीं पहन रखी है। आप भी समाज के सजग प्रहरी का दायित्व तो एक श्रेष्ठ पत्रकार के रूप में, एक जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कर रहे हैं। कहीं कोई अपराध घटित होता देखते हैं, आप भी पुलिस को आगाह करते हैं, बताते हैं, अन्य लोगों को भी आगाह करते हैं। तो आप बिना यूनिफॉर्म के भी हमारा ही कार्य कर रहे हैं। तो जब हम सभी एक दूसरे का ही कार्य कर रहे हैं, समाज का ही कार्य कर रहे हैं, एक वर्दी पहन करके एक बिना वर्दी के, तो फिर विरोध कैसा? फिर अगर आप सहयोग करें पुलिस का, तो इसका मतलब हमारी स्ट्रेंथ तो बहुत है। बिना वर्दी के सिपाही के रूप में हर जागरूक नागरिक अगर हमारे साथ है तो हम लिमिटेड संख्या में नहीं हैं। दूसरे, अपराध एवं अपराधियों का समूलोच्छेदन अपने आप होने लगेगा जिस दिन इस कॉन्सेप्ट से समाज का हर नागरिक अपने को जोड़ लेगा। क्यों? क्योंकि जब भी बिना वर्दी के भी, मतलब सामान्य वेशभूषा में जो भी समाज के व्यक्ति खड़े हैं रोड पर या कहीं पर कोई है, वहाँ कोई आकर के किसी भी रूप में अपराध करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि क्या पता है बिना वर्दी वाला भी पुलिस ही हो। सही। तो समाज के प्रत्येक सजग प्रहरी जो बिना वर्दी के रूप में पुलिस वाले की भूमिका में हैं, मेरा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी अनुरोध होगा, आपके माध्यम से भी अनुरोध है कि वह सभी लोग मिलजुल कर पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य करें। निश्चित रूप से एक स्वस्थ राष्ट्र की, स्वस्थ समाज की, स्वस्थ परिवार की संरचना में वह अपना सबसे अद्वितीय योगदान देंगे। यह तो रहा सकारात्मक पक्ष। हमारी फंडामेंटल ड्यूटी, नागरिक कर्तव्य क्या है, संविधान में वर्णित है, और उनकी ड्यूटी क्या, हमारी भी ड्यूटी क्या है। लोग करते भी हैं, हम लोग भी बहुधा करते रहते हैं, भीड़ करके, और जाम लगा है तो उसको रोकना, जा करके सहयोग करना, बताना, समझाना, ऐसे होता रहता है। दूसरी तरफ एक चीज़ ये आती है कि जैसे पासपोर्ट में रिपोर्ट लगाने के लिए, चरित्र प्रमाण पत्र, ऐसे तमाम मामले हैं जिसमें लोगों को ऐसे होता है और धारणा बदलती रहती है महकमे के प्रति। जैसे एक ने गड़बड़ किया तो सभी के प्रति एक धारणा बदल गई कि तो ऐसे ही है। तो ऐसे में समय समय पर कार्रवाई भी आप लोग करते हैं। सुधारने के लिए क्या इंतजाम किया जा रहा है? जी, आपने बहुत सही सवाल किया। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे डीजीपी महोदय के निर्देश के क्रम में जी सिटीजन चार्टर बहुत पहले से प्रभावी है। जी, सिटीजन चार्टर में यहाँ की वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने भी हर वेरिफिकेशन की समय सीमा तय की है। यानी अगर आपका चरित्र प्रमाण पत्र है तो वो उसकी लिमिट तय है कि 3 दिन में कि इस ऑफिस से चला जाएगा, एसीपी ऑफिस से, 2 दिन में डीसीपी ऑफिस से चला जाएगा, डीसीआरबी से होता हुआ उस व्यक्ति को मैक्सिमम 1 सप्ताह में मिल जाएगा। अगर वो डिले होता है
जो सिटीजन चार्टर में जारी किया गया है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर कंसर्निंग जो व्यक्ति है, प्रभावित व्यक्ति है, वो शिकायत करे। लगातार हम लोगों के ऑफिस खुले हुए हैं, लगातार हमारे मोबाइल नंबर खुले हुए हैं, व्हाट्सएप पे शिकायत कर सकता है। पक्का है उसका काम तो होता ही है, किन कारणों से, किनके कारण ये विलंब हुआ और उसके पीछे विलंबकर्ता का मंतव्य क्या रहा है, हम उसके लिए इंक्वायरी भी कराते हैं और उसको दंडित भी करते हैं। अगर किसी भी रूप में शिकायत भ्रष्टाचार की मिलती है या भ्रष्टाचार के प्रयास की मिलती है, तो इसके प्रति प्रदेश सरकार की भी, हमारे प्रदेश पुलिस के मुखिया की भी, हमारे वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की भी बहुत स्पष्ट सी मंशा है कि ये जीरो टॉलरेंस के रूप में ही लिया जाएगा और अगर किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसके खिलाफ कठोरतम विधिक कार्रवाई और विभागीय कार्रवाई दोनों की जाती है। दोस्तों, यह रही काम की बात। सिटीजन चार्टर लागू है और समयबद्ध सेवाएं प्रदान की जाएंगी और इस चैनल की प्रासंगिकता, एक उच्चतम प्रासंगिकता यह भी होगी कि ऐसे नियमों के बारे में भी चर्चा की जाएगी जिससे लोग जागरूक हों और यह हो कि समयबद्ध हमने आवेदन किया तो समयबद्ध हुआ क्यों नहीं, हुआ नहीं तो किसके यहाँ डिले हुआ है, और जिसके यहाँ डिले कहीं कहीं तो उसके अर्थ का भी व्यवस्था की गई है कि उनके ऊपर दंडित किया जाएगा, आर्थिक दंड दिया जाएगा। बिल्कुल सही है। वो जो आपने आर्थिक दंड की बात कही, वो जन सूचना के अधिकार के तहत उसमें है। उसमें अगर आपने समय से सूचना नहीं दी तो उसके जो क्लाज हैं उसमें अर्थदंड की भी अधिकारियों तक पर भी व्यवस्था है। जो सूचना अधिकारी होते हैं जिला स्तर पर या आगे के या नीचे के लेवल पर, उन पर है व्यवस्था। हमारे यहाँ तो बहुत स्पष्ट सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति अपने स्तर से विलंब करता है और वो विलंब उसका मैलाफाइड इंटेंशन से किया जा रहा है, जो हमारी जांच में आया, तो हम तत्काल निलंबित करते हैं। पुलिस विभाग से ज़्यादा इस मामले में कार्रवाई करने वाला बहुत कम आपको मतलब दृष्टांत मिलेगा कहीं अन्य जगह, क्योंकि अनुशासित बल है। अगर जरा भी किसी ने अनुशासन को तोड़ा या किसी भी रूप में जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो हमारे प्रदेश पुलिस के मुखिया के द्वारा या हमारे कमिश्नरेट पुलिस के मुखिया द्वारा या हम लोगों के द्वारा बनाए गए, अगर उनका वायलेशन किया जा रहा है तो निश्चित रूप से उस पर हम कठोरतम निर्णय लेते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई करते हैं। और भ्रष्टाचार का जरा भी कोई भी मतलब उसमें अगर देखते हैं कि कोई भी ये मंतव्य रहा है तो FIR भी उसमें हम लोग इमीडिएट भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत करवाते हैं। तो इस प्रकार की कार्रवाई अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल के कुछ ऐसे केसेज रहे जिनमें भ्रष्टाचार की शिकायत पर हम लोगों के यहाँ कुछ मुकदमे दर्ज हुए थे। उनमें कठोरतम निर्णय लेते हुए मेरे द्वारा विभागीय कार्रवाई के क्रम में अभी पुलिस इंस्पेक्टर की भी सेवा समाप्त की गई और कुछ लोग और भी जो इस प्रकार के दायरे में रहे उन पर भी वही कार्रवाई कठोरतम आगे भी सुनिश्चित की जा रही है।